हेलो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? हम उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए विद्यार्थी, तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि करीबन 2 महीने का समय चला गया है लगभग लगभग आपको लॉन्ग वीडियो प्रदान किए हुए। ठीक है, कुछ समस्याओं के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है विद्यार्थी, लेकिन आज के दिन से आपको सुचारू रूप से हमारा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, तो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 2027 का जो परीक्षा होने वाला है यूपी बोर्ड का। उसमें हमारा जब चैप्टर चल रहा था आपका राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा था आपका सत्ता का साझेदारी। सत्ता के साझेदारी में हमने चीजों को बता चुका था। सत्ता की साझेदारी में हमने देखा था बेल्जियम को। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश था। इसकी तुलना हमारे भारत के हरियाणा राज्य से की गई थी। और बेल्जियम विभिन्न प्रकार की विविधताएं थी। आपने देखा फ्रेंच के लोग थे, डच के लोग थे, इसमें संख्याएं थे। ठीक है, इनके बीच तनाव हुआ था मुख्य रूप से 1950 से लेकर 1960 के दशक में, और इनमें 4 संशोधन भी हुए थे। ठीक है, ये बेल्जियम की घटनाओं को देखा। उसके बाद हमने श्रीलंका के बारे में देखा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश था, ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, श्रीलंका मुख्य रूप से स्वतंत्र हुआ था 1948 में, और श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंघली समुदायों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। ठीक है, तो यही श्रीलंका की कहानी चल रही थी, और श्रीलंका की कहानी में ही हमारा अगला टॉपिक आपका है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर दें, क्योंकि इसका पार्ट नंबर 1 है, आपका चौथा है। चलिए विद्यार्थी, तो हम चलते हैं मुख्य रूप से अपने टॉपिक की तरफ। आपका बचा हुआ प्रश्न क्या था कि तमिल में आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। आप देख रहे थे श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंघली जो समुदाय के लोग थे, सिंघली समुदायों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। ये क्या करते थे, सिंघली समुदाय हमेशा तमिल समुदाय को दबाने का काम करते थे, उनको पीछे करने का काम करते थे। लेकिन तमिल लोग भी अपने अपने लिए, कोई भी आदमी संघर्ष करता है कि ताकि हम भी आगे जाएं। तो क्या कह रहा है हेडिंग कि तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। तमिल लोग क्या चाहते थे कि हमारी भी जो भाषा है, तमिल समुदाय बोलने वाली भाषा, उसके लिए वो संघर्ष करना चाहते थे, और संघर्ष किए। और मुख्य रूप से संघर्ष किसके विरोध किए थे? सिंघली समुदायों के विरुद्ध, क्योंकि सिंघलियों का वर्चस्व, सिंघली जैसा चाहते थे वैसा होता था, लेकिन तमिल इसका विरोध किए नहीं। आप भी रहिए, लेकिन हमको भी मौका दीजिए। तो चलेंगे विद्यार्थी, इसमें देखिए क्या है आपका टॉपिक। श्रीलंकाई जो तमिल थे, श्रीलंकाई तमिल अपने लिए अपने लिए आधिकारिक अपने लिए आधिकारिक अपने लिए अधिकार नहीं, सॉरी, राजनीतिक पार्टियां बनाई। राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब जानते थे कि मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली कौन सी थी, तो आपके सिंघली समुदाय की थी। लेकिन तमिल लोग भी क्या करते थे, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, भाषा के संघर्ष के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। जिस पार्टी का नाम क्या था, इसको समझेंगे। और उन्होंने मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इसको चाहते थे कि तमिल राजनीतिक पार्टी बनाई, इसे और इसे और इसे राजभाषा राजभाषा घोषित और इसे राजभाषा घोषित किया। ठीक है, अब आप पार्टी क्या, उस पार्टी का नाम हम देखते हैं विद्यार्थी। इस पार्टी का नाम था वर्ष 1980 में लिट्टे। पार्टी जो थी आपका क्या था, वर्ष 1980 में लिट्टे। लिट्टी नहीं बाबू, लेकिन लिट्टी चोखी होता है। लिट्टी चोखा बहुत फेमस बिहार का ना, अपने यहाँ मऊ में भी लिट्टी चोखा मिलता है। तो वर्ष 1989 में क्या किया, लिट्टे नामक संगठन का गठन किया। ये प्रश्न बार बार पूछता है, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिबरेशन 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 टाइगर्स टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म ठीक है विद्यार्थी, चलिएगा। ये है तमिल इल्म, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ई हो जाएगा, इल्म, जिसको बोलते हैं टी ई LTTE। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, एक संगठन बनाया वर्ष 1980 में। लिटे का फुल फॉर्म क्या होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसको LTT कहते हैं। ये क्या किया, एक संगठन बनाया, नामक संगठन बनाया संगठन बनाया ठीक है, संगठन बनाया। जो संगठन मुख्य रूप से क्या था, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में शामिल था। इस संगठन किस साइड में था, तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में।
उत्तर पूर्वी श्रीलंका में हमारा क्या था, मुख्य रूप से संगठन था। ठीक है, ये संगठन बनाया, उसके बाद क्या हुआ था, इनके बीच में अविश्वास प्रस्ताव हो गया। किसके किसके बीच में अविश्वास प्रस्ताव है, वो फिर से हम आपको कहानी समझाना चाहेंगे। देखिएगा, तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष से आप क्या समझते हैं, प्रश्न से आपसे पूछेगा। तो आप जानते हैं कि मुख्य रूप से श्रीलंका में सिंहली समुदायों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। इसी के विरोध के लिए तमिल लोगों ने क्या किया, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, राजनीतिक जो पार्टी बनाई और इसे राजभाषा घोषित किया। जो इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई उसको क्या घोषित कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। और राजभाषा घोषित करने के बाद वो पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम वर्ष 1980 में जो पार्टी बनाई थी इन्होंने, लिट्टे पार्टी बनाई थी। लिट्टे का फुल फॉर्म बार बार परीक्षा में पूछता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ठीक है, ये नामक संगठन बनाया। ये संगठन मुख्य रूप से श्रीलंका में किस साइड में था, तो उत्तर पूर्वी में था। किधर था, उत्तर पूर्वी में। अब संगठन बनाने के बाद इन्होंने संगठन बनाया, लेकिन आपसी विवाद हो गया। किससे विवाद होगा, मुख्य रूप से संगठन बनाने के बाद क्या हुआ था, आपसी विवाद हो गया था। और धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध हो गया। ये संगठन बनाया, संगठन बनाने के जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में संगठन बना, इससे आपसी आपसी विवाद हो गया और यह सिविल वार का, जिसको बोलते हैं गृह युद्ध, युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है विद्यार्थी, चलिएगा, गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब देखिएगा, ये टोटल कहानी आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, वो फिर से दोहराना का प्रभाव करते हैं। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष का, तमिल मुख्य रूप से क्या, श्रीलंका का एक समुदाय था, श्रीलंका के लोग थे। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसके पास था, तो आप जानते हैं किसके पास था विद्यार्थी, तो मुख्य रूप से वर्चस्व किसके पास था, तो सिंहलियों के पास था। इसीलिए हर प्रकार से सिंहली अपना दबदबा बनाना चाहते थे। इसलिए तमिल के लोगों ने क्या किया, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसे राजभाषा घोषित किया। वो राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, तो वो राजनीतिक पार्टी आपकी थी लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म बार परीक्षा में पूछता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म में पार्टी बनी थी। यह पार्टी जो संगठन तैयार हुआ था, श्रीलंका के किस साइड में संगठन था, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में था। कहां पे था, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में था। ठीक है, और ये जो संगठन बन गया, तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुआ, तो सिंहली समुदाय को हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सिंहली समुदाय की संख्या ज्यादा थी, सिंहली समुदाय का वर्चस्व ज्यादा था। इनको सबसे ज्यादा क्या हुआ था, तकलीफ था, क्योंकि सिंहली समुदाय की संख्या कितने परसेंटेज थी, 74% थी। इसलिए आपसी विवाद हो गया और ये धीरे धीरे किसका युद्ध ले लिया, सिविल वार अर्थात गृह युद्ध का रूप ले लिया। गृह युद्ध समझते हैं, आपस में देश में लड़ाई होने लगी। किसमें, श्रीलंका में, मुख्य रूप से किसमें, सिंहली और तमिल के बीचों में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। ठीक है, अब देखते हैं इस लड़ाई का प्रभाव का पड़ा। प्रश्न आपसे पूछेगा, संघर्ष का परिणाम। अगली हेडिंग आपका है संघर्ष का परिणाम। आइए विद्यार्थी देखते हैं संघर्ष का परिणाम। तो अब जानते हैं कि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई में क्या होता है, नुकसान होता है कि फायदा होता है। सबको मालूम है कि लड़ाई जब भी नुकसान होगी, और लड़ाई होगी तो उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो गृह युद्ध में क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। ठीक है विद्यार्थी, हजारों लोग क्या किए गए, मारे गए। ठीक है, और देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इस पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ा, एक बार देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं विद्यार्थी, रुक रहिएगा, बुरा प्रभाव पड़ा। चलिए ठीक है, अनेक परिवार अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। चलिएगा, ये था आपका तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। तो हमको उम्मीद है कि ये हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए विद्यार्थी,
हेडिंग क्या है आपका? प्रश्न कैसे पूछेगा? तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष क्या हुआ था? श्रीलंकाई तमिल अपने लिए राजनीतिक पार्टी बनाई। क्यों राजनीतिक पार्टी बनाई? क्योंकि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभाव श्रीलंका में किसका था? सिंघली समुदाय का था, जिनका प्रतिशत कितना था? 74% था। इनसे परेशान होकर इन्होंने अपनी क्या बनाई? एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उस राजनीतिक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम क्या था? लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इस लिट्टे का गठन कब हुआ था? वर्ष 1980 में हुआ था। जो लिट्टे मुख्य रूप से किस साइड में था श्रीलंका के? तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में था। लेकिन इसके संगठन होने के बाद भी इसे कौन सबसे ज्यादा इनसे दिक्कत था? तो इनसे दिक्कत किसको था? तो सिंघली लोगों का। इसलिए आपसी विवाद हो गया और यह विवाद किसका रूप ले लिया? गृह युद्ध का रूप ले लिया। और गृह युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? संघर्ष का परिणाम क्या पड़ा? तो हजारों लोग मारे गए। जब लड़ाई होगी आपस में हुआ, आपसी समुदाय में लड़ाई हुआ, सिंघली हुआ, तमिलों में लड़ाई हुआ, तो हजारों लोग मारे गए। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? और देश की जो सामाजिक है, जो सामाजिक जो सामाजिक सामाजिक का मतलब जो आपसी लोग का प्रेम व्यवहार था, आपसी मिलजुल कर रहते, तो वो क्या होगा? मतभेद हुआ उनके बीच में। आर्थिक पैसे की नुकसान, जानते हैं कि जहां पे लड़ाई होगी जन धन दोनों की क्षति होगी, लोग भी मारे जाएंगे और पैसे भी क्या होंगे? समाप्त होंगे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और सांस्कृतिक इस युद्ध का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक जो कल्चर था, रहन सहन था, जो लोग आपस में बातें करते थे, किसी त्योहार को मनाते थे, सारा प्रकार पर इस युद्ध का बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिला। अनेक परिवार अपना घर छोड़कर क्या करें? दूसरे देशों में चले गए। इस युद्ध का अगला रिजल्ट निकला, बहुत ऐसे परिवार थे जो मुख्य रूप से इस लड़ाई के तहत अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हमको उम्मीद है चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आप लिख सकते हैं। चले विद्यार्थी, चलिए। चले विद्यार्थी, अगला आपका हेडिंग है, प्रश्न पूछ देता है कभी के श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से आपको क्या सीख मिला? श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से आपको क्या सीख मिला? हम आपको समझाएंगे चीजों को। श्रीलंका और बेल्जियम से, श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से सीख, के संघर्ष से सीख। ठीक है, चलेगा विद्यार्थी। आपने देखा अभी कि दो देशों में लड़ाई चली, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पहले अगले पिछले वीडियो में बताया था, जो वीडियो ज्यादा समय हो गया था आपको डाले हुए, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देखेंगे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि इनके बीच में क्या सीख मिला। तो चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं, हर चीज को लिखा जाएगा तो समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना है। श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से आपको क्या सीख मिला? आप जानते थे कि एक देश आपका था श्रीलंका और एक देश था आपका बेल्जियम। बेल्जियम की कहानी हम पहले पढ़ चुके, इसलिए बेल्जियम को पहले बताएंगे फिर श्रीलंका को बताएंगे। बेल्जियम में भी क्या था? बहुत सारे समुदाय थे, डच थे, फ्रेंच थे, फ्रेंच थे। उसके बाद मुख्य रूप से इसमें कई क्षेत्र समुदाय रहा करता था ना। फ्रेंच थे, ये अलग अलग भाषा बोला करते थे। ठीक है, ब्रुसेल्स में तमाम प्रकार के समुदाय के लोग थे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ? बहुत तनाव है इनके बीच में। 1960 से 1950 से लेकर 60 के बीच इनके तनाव हुआ। बहुत बार संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए? 4 संशोधन हुए थे। और संशोधन के बाद ये तय किया गया कि हम लोग आपसी मिलजुल कर रहेंगे, कोई राज्य किसी भी केंद्र के अधीन नहीं रहेगा। आपसी कोई भी चुनावी प्रक्रिया करना है तो उसमें दोनों समुदाय के लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, और केंद्र के अधीन राज्य सरकारें नहीं रहेगी। उसमें एक सामुदायिक सरकार भी हुआ करती थी। कहने का मतलब बेल्जियम में इतना ज्यादा आपसी तनाव था, लेकिन अंत में उन्होंने सोचा कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा देश क्या होगा? आगे जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब का बेल्जियम ने कितना भी संघर्ष हुआ, लेकिन बेल्जियम आपस में मिल गया। ठीक है, ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। श्रीलंका की कहानी आपने देखा कि श्रीलंका में मुख्य रूप से समुदाय तमिल के लोग थे और सिंघली समुदाय के लोग थे। इसमें सिंघली का वर्चस्व ज्यादा था। सिंघली हमेशा तमिल को दबाने का प्रयास करता था, जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको दबाने का प्रयास करता था। ठीक है, इसके लिए श्रीलंकाई तमिल ने क्या किया? एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लिट्टे। इन्होंने इस पार्टी को आगे ले चलना इन्होंने चाहा कि हम भी क्या करें, इसको राजभाषा घोषित करें, लेकिन ये लोग इनको करने नहीं दिए और इसके वजह से इनके देश में क्या हो गई? लड़ाई हो गई और लड़ाई से बहुत सारे लोग मारे गए। सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति पर बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत ऐसे लोग जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं या अपने परिवार को लेकर दूसरे देशों में बस जाते हैं, जिसको हम शरणार्थी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से क्या सीख मिला? तो मुख्य रूप से क्या, बेल्जियम एक ऐसा देश था जिसमें बहुत सारी विविधता थी, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ इनके बीच में, लेकिन अंत में जाकर ये देश क्या हो गया? आपस में मिल गए। लेकिन श्रीलंका में ऐसा देखने को नहीं मिला। श्रीलंका में तनाव था, मुख्य रूप से सिंघली और श्रीलंकाई तमिलों के बीच में
समुदाय था। सिंघल हमेशा श्रीलंका को दबाना चाहते थे। इसके वजह से क्या हुआ, इनके आपस में लड़ाई, और ये लड़ाई क्या ले लिया, गृहयुद्ध का रूप ले लिया। अर्थात हमको बेल्जियम की तरह रहना चाहिए, न कि श्रीलंका के जो आपसी मतभेद था। यही आपका क्या हुआ, इस कहानी से सीख मिला। ठीक है, हमको उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थी, हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अरे अगले टॉपिक की तरफ। इरेज कर दे, आइए। ये कहानी चीजें सब बता चुकी, इसलिए लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं विद्यार्थी, अगला आपका हेडिंग है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, चलिएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, प्रश्न बार बार पूछता है आपके परीक्षाओं में। तो सत्ता सत्ता सरकार के सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांट दी जाती है। अंगों के बीच बांट दी जाती है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। यह व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाती है। चलिए, प्रश्न पूछता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं विद्यार्थी, और हमने आपको बताया भी है, ठीक है, कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांट दी जाती है। जो सत्ता होता है, जो पावर होता है सरकार के, क्या होता है, विभिन्न अंगों में आपस में बांट दी जाती है। कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। यह व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है, ये आप सबसे आसान भाषा में पूछेगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। सबसे आसान परिभाषा, इतना आपको नहीं लिखना है, फिर भी आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहेंगे, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांट दी जाती है। सरकार का विभिन्न अंग कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाती है। ठीक है, तो आसान है। विधायिका किसे कहते हैं हम बता चुके हैं, जो नियम बनाता है विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो नियम को लागू करवाता है कार्यपालिका। न्यायपालिका जो न्याय दिलाता है उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी, न्यायपालिका के नाम से हम जानते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, या सत्ता का क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को ही सत्ता का क्षैतिज वितरण के नाम से हम जानते हैं। ये चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी, एकदम आसान है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले वीडियो अगले आपके टॉपिक को हम देखते हैं। चलिए विद्यार्थी, मिटा दें। आइए, इसमें एक और हेडिंग है, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिएगा विद्यार्थी, अब चलते हैं हम अगली हेडिंग की तरफ। इसमें एक हेडिंग है और पूछ देता है, नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था क्या होता है। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकता है। जो आपके टॉपिक में मुख्य जो प्रश्न उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, चलिएगा। प्रत्येक अंग अपने अंग पर प्रत्येक अंग अन्य अंग पर सत्ता का प्रत्येक अंग अन्य अंग पर सत्ता का
प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। इससे इससे विभिन्न संस्थानों के बीच इससे विभिन्न संस्थानों के बीच इससे विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहा जाता है। देखिएगा विद्यार्थी, एकदम आसान चीजें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकता है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। प्रत्येक अंग का मतलब कौन सा अंग? जो आपने देखा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपस, जैसे हम बात करें, अगर विद्यार्थी विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो विद्यार्थी का अध्यापक से जुड़ाव होना जरूरी है। अध्यापक से जुड़ाव नहीं है, मार सा पढ़ाओ बना, बच्चा कहीं और देख रहा है तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो आप उसको ध्यान देंगे, तो आपसे जुड़ाव होना चाहिए ना। तो वही करा, प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। तो प्रत्येक अंग, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका और न्यायपालिका, सब आपस में जुड़े। ये नियम बनाएगा तो ये नियम लागू करवाएगा, ये न्याय दिलाएगा। इना कि नियम ही नहीं बनाएगा तो कहाँ से नियम लागू करवाएंगे, और जब नियम लागू नहीं होगा तो कहाँ से अब न्याय दिलाएंगे? समझ रहे हैं? तो वही कारक प्रत्येक अंग अन्य अंग पर क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा, आपसी संबंध बना रहेगा। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या होगा? संतुलन बना रहता है। जब आपसी नियंत्रण रहेगा तभी ना आपस में सत्ता का संतुलन बना रहेगा, आपस में लोग मिलजुल कर रहेंगे, और इसी व्यवस्था को नियंत्रण एवं क्या कहा जाता है? नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहा जाता है। नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। क्लियर विद्यार्थी? तो नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था क्या है? प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। इस व्यवस्था को ही हम नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपका? चलिए विद्यार्थी, तो इरेज करते हैं, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए, चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। आइए, अगली हेडिंग है संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। आसान भाषा में आपको समझाएंगे, कुछ है चीजें नहीं। संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है? ठीक है, एकदम आसान भाषा में देखिएगा। संघीय सरकार क्या होता है? आप जानते हैं कि जो देश में सरकारें होती हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारी होती हैं। एक आपका केंद्र सरकार होता है, केंद्र स्तर पे होता है। एक आपका क्या कहलाता है? प्रांत स्तर पे होता है। ठीक है, केंद्र का मतलब, केंद्र को हम क्या कह सकते हैं? संघ सरकार कह सकते हैं। प्रांत को हम क्या कहते हैं आज की भाषा में? राज्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या मुख्य रूप से केंद्र सरकार और प्रांत सरकार, और आज अपने देश में क्या होती है? स्थानीय सरकार भी होती है। कौन होता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। ठीक है, तो कुछ पूछेगा संघीय सरकार किसे कहते हैं? यार, तो संघीय सरकार का मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार होता है और जहाँ पे क्या होता है? प्रांत की सरकारें होती हैं। ठीक है, और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, यही प्रक्रिया जो कहलाएगी सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन का। कैसे आप लिखेंगे, बाकी चीजों को ध्यान दीजिएगा। आप जान देखिएगा, पूछेगा संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन बताइए ना। तो संघीय सरकार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे केंद्र सरकार होता है, जहाँ पे क्या होता है? प्रांत सरकार होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से केंद्र सरकार होगा, प्रांत सरकार होगा, एक क्या कहलाता है? आपका संघीय सरकार कहलाएगा। लेकिन सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन का किसे कहेंगे? केंद्र सरकार, उसके नीचे आपका क्या आएगा? प्रांत, जिसको बोलते हैं केंद्र बोलेंगे, राज्य बोलेंगे, और नीचे लास्ट सरकार जो होती है स्थानीय सरकार होती है। क्या होती है? स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार कहीं पे अलग अलग हो सकती है। अभी बेल्जियम में कौन सी सरकार थी? सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार थी? सामुदायिक सरकार।
इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसे क्या कहेंगे, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सबसे पहले केंद्र सरकार, जैसे भारत में केंद्र सरकार जानते हैं, केंद्र सरकार में अगर सबसे पावर की बात करें संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। वही राज्य की बात करें तो राज्य में संविधान के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके डीएम का शासन होता है। कद है जिला जहाँ पे होता है, जिले पे मुख्य रूप से किसका शासन होता है, डीएम का शासन होता है। जो यूपीएससी के द्वारा जो चयनित होते हैं आईएएस वाले अधिकारी, वो क्या करते हैं, स्थानीय सरकार को संभालते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल परिभाषा पूछने का कि संघीय सरकार क्या होता है, जहाँ पे केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार होती है। केंद्र सरकार और प्रांत, केंद्र सरकार को संघ कहेंगे, प्रांत को क्या बोलेंगे, राज्य। केंद्र और प्रांत सरकार को संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को ही सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को, स्थानीय सरकार को क्या बोलते हैं हम लोग, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में, हमको उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थी, इसको इरेज करते हैं। आइए, अगली हेडिंग आपको देखना है, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, गठबंधन सरकार। चलिए विद्यार्थी देखते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, आप इसको जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पार्टियां, जब दो या अधिक, जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर, अधिक पार्टियां मिलकर, जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन, सरकार का गठन करती हैं, इससे ही इस व्यवस्था को गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। एकदम आसान भाषा में लास्ट टॉपिक, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। आप देखते हैं अपने ही देश की बात करें तो कई पार्टियां हमारे देश में, कांग्रेस है, बीजेपी है, एसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में। ठीक है, तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछता है, कोलिशन गवर्नमेंट जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ने में क्या, दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का क्या करती हैं, गठन करती हैं। जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती हैं और इसे क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं विद्यार्थी, गठबंधन सरकार। जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सरकार का गठन करेंगी, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है। क्लियर विद्यार्थी, इतना चीजें। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। गठबंधन सरकार समझ में आ गया, जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन कर दी, इसे गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया आपका समाप्त। जो ये चैप्टर था हमारा पूरा हो गया आपका समाप्त। अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम सोचेंगे कि अगला जो चैप्टर आपका होना चाहिए, वो हर एक चैप्टर से एक एक चैप्टर ले रहे हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति चल रहा है, उसके बाद हम नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर क्लास 10 का लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, चलिए एक बार आपको रिवाइज कराना चाहेंगे, जो भी चीजें पढ़ा दें आप उसका प्रश्न का जवाब देंगे। हमको उम्मीद है कि आप जवाब दे लेंगे। बेल्जियम क्या था विद्यार्थी, तो बेल्जियम मुख्य रूप से पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश था। बेल्जियम क्या था, पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश था। बेल्जियम में
जो संशोधन कब से कब तक हुआ था, संशोधन मुख्य रूप से कब से कब तक हुआ था, 1970 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक। बेल्जियम में जो आपसी तनाव कब से कब तक था, 1950 से लेकर 1960, 1950 से लेकर 1960। बताएंगे श्रीलंका एक कैसा देश था, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश था। श्रीलंका कैसा देश था, द्वीपीय देश था, ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल, चारों तरफ जल हो, बीच में स्थल, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है, ठीक है। आप बताएंगे लिटे का गठन कब हुआ था, लिटे का गठन वर्ष 1980 में हुआ था। लिटे एक तमिल श्रीलंकाई तमिलों के द्वारा गठित एक पार्टी थी, जो 1980 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अभी इसके बाद हमने पढ़ा है तो जो संघर्ष हुआ था श्रीलंका में, श्रीलंका में जो संघर्ष हुआ तो उसमें क्या घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए थे, बहुत लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में क्या हो गए थे, विद्यार्थी चले गए थे। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहेंगे, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार को ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार भारत में, वही बेल्जियम में कौन सी सरकार थी विद्यार्थी, तो बेल्जियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार थी। वही श्रीलंका में बस ये सामुदायिक सरकार नहीं थी, ठीक है। चलेगा आगे, हमने आपको क्या पढ़ा है विद्यार्थी, लास्ट हेडिंग था गठबंधन क्या था। गठबंधन मुख्य रूप से दो, जब दो या अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती है, इसे गठबंधन कहा जाता है। हमको आपको अच्छे से समझ में आएगा विद्यार्थी। अब बस अब मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद विद्यार्थी।